तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है, हम एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम क्लास 6 का जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर लिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी को। तो आपके सामने पहला जो चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। वीडियो काफ़ी मस्त होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल से संबंधित जितने भी ग्रह है और कहें कि तारा है, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वॉच टाइम काफ़ी कम है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है, यानी जब हमारा जो सूर्य महादेव है वो ढल जाते हैं, तो आकाश दिखने में कितना मस्त लगता है। आसमान में आपको कितना चमकते हुए तारे देखने को मिलता है, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आपको शुरू में 1-2 तारा नज़र आएगा, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद तारों की संख्या बढ़ती जाती है। आप इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं तथा कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीक होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए हमें प्रतीक होते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान हो और अगर आप पता है कि ये टिमटिमाते नहीं है, एक्चुअल में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते नहीं है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए हमें प्रतीक होते हैं। ओके, ये बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान लगते हैं। जब ये नहीं टिमटिमाते हैं तो लगता है कि जो तारे हैं वो चंद्रमा जैसी लग रही है। चंद्रमा हम जो है वो हमारे काफ़ी नज़दीक है, लेकिन जो तारे हैं हमसे काफ़ी दूर स्थित होते हैं। आगे चलिए देखते हैं कि इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। जो चंद्रमा है वो भी इन तारों के साथ मौजूद होता है आकाश में। प्रत्येक दिन आपको जो आसमान में है चंद्रमा देखने को मिलता है। जिस दिन बादल आसमान में रहता है उस दिन हमें चंद्रमा और ना ही तारे देखने को मिलता है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का होता है। कौन? चंद्रमा। इसका कारण भी हम इसी वीडियो में जानने का कष्ट करेंगे कि आखिर जो चंद्रमा है वो प्रत्येक दिन अलग अलग आकृति के क्यों दिखाई देता है। एक दिन चंद्रमा गोल दिखाई देता है, तो एक दिन जो चंद्रमा है थोड़ा सा एप्पल कटिंग का दिखाई देता है, एक दिन थोड़ा सा सी टाइप का दिखाई देता है। तो इसको भी हम जानेंगे। ओके, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने के बाद आपको देखने को मिलता है। जो पूर्ण चंद्रमा है, यानी पूरा एकदम सर्कल में जो चंद्रमा रहता है वो आपको 1 महीने के बाद नज़र आता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाले रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा यानी पूर्ण, पूर्ण का मतलब कंप्लीट। तो जिस दिन चंद्रमा जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है उसको हम कहते हैं पूर्णिमा, उस दिन को कहते हैं पूर्णिमा। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, यानी जो चंद्रमा है वो 15 दिन के बाद पूरी तरह से आपको नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा कटा हुआ नज़र आता है। यह नए चंद्रमा की रात्रि को हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। यानी जिस चंद्रमा को हम इस प्रकार देखते थोड़ा सा सी टाइप का, तो उसको हम कहते हैं अमावस्या की रात। ओके, इसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को एक अलग ही तरह के नज़रिए से देख पाओगे। काफ़ी मस्त आसमान देखने को आपको मिलता है। आगे देखते हैं, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीले वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं? आखिर रात में ही क्यों उन चीज़ों को हम देख पाते हैं, जबकि दिन में चंद्रमा हो गया या फिर तारे हो गए, इन सब को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? आप कभी सोचा होगा इसके बारे में? तो आपका प्रश्न है कि जी हाँ, ये सब दिन में भी उतने ही चमकते हैं जितना रात में चमकते हैं। पर दिन में सूर्य के प्रकाश में जो वो वस्तुएं हैं जो चमकती है, या फिर चंद्रमा है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनकी चमक की तुलना में जो सूर्य का चमक है ज़्यादा है, और इस कारण से वो नज़र नहीं आती है। इसका मस्त उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। जैसे कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपका फ्लैश लाइट ऑन है, तो उसमें आपका घर थोड़ा सा चमकेगा, लेकिन अगर आप उस रूम के
मेन स्विच को ऑन करके बल्ब को जलाते हैं तो आपका जो फ्लैश लाइट है मोबाइल का वो उस बल्ब के सामने कुछ नहीं होता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये तो हमने समझ लिया बहुत ही मस्त उदाहरण से। आगे चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। इसको थोड़ा सा हम याद रखेंगे कि खगोलीय पिंड आखिर क्या होता है। तो खगोलीय पिंड हम किसे कहते हैं? पिंड का मतलब समझिए वस्तु। जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं पिंड, बॉडी, तो पिंड का मतलब होता है वस्तु। तो चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, या फिर कहें कि वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती है उसको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड हमें देखने को मिलता है या उसकी जानकारी है जो आकार में बहुत बड़े हैं लेकिन उसके साथ वो गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। तो हमारा जो सूर्य है वो भी गैसों से बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस के माध्यम से वो बना हुआ है। इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वे बहुत मात्रा में ऊर्जा को क्या करते हैं? उत्सर्जित करता है, जिस कारण से वो चमकता है। तो जिस ग्रह से या फिर कहें जिस पिंड से प्रकाश निकलती है उसमें गैस होती है और उसमें जो गैस से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का क्या करती है? उत्सर्जन करती है, जिससे वह चमकने लगती है और गर्म हो जाती है। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। जो सूर्य है वो भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। ओके, तो ऐसा बहुत प्रश्न बना हुआ है कि सूर्य निम्नलिखित में से क्या है, तो आपका वहाँ पर एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा कि जो सूर्य है वो एक प्रकार का तारा है। ओके, तो जो उदाहरण हम आपको समझाए थे बंद कमरे वाला, अंधेरा वाला, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, हो सके तो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि रात के समय चमकते हुए जो अनगिनत तारे हैं सूर्य के ही समान है, लेकिन हम में से बहुत अधिक दूर ये होता है। जो तारे हैं हमसे बहुत दूर है, करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, तो जिस कारण से उसकी जो प्रकाश है हमारे तक उतना नहीं पहुंच पाती और उसका हमें जो ऊष्मा है वो भी बहुत ही कम महसूस होती है तथा वे अत्यंत छोटे हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि आपके घर से कभी हवाई जहाज़ गुजरा होगा, एरोप्लेन गुजरा होगा, तो आप देख पाओगे कि जो वो एरोप्लेन है या हवाई जहाज़ है काफ़ी छोटा दिखाई देता है, लेकिन वही रनवे में या फिर कहें कि हवाई अड्डे में काफ़ी विशाल हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हवाई अड्डे के नज़दीक हम जब जाते हैं एरोप्लेन के नज़दीक तो हमें बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो एरोप्लेन है हमसे जितना दूर होते जाता है वो उतना ही छोटा नज़र आता है। आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी हमें दिखाई देती है। ये तो हमने पढ़ लिया, हवाई जहाज़ का यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। आगे देखते हैं। रात्रि में जो आसमान है, आसमान की एक ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए आकृतियों को देखेंगे। तो जो तारों का आकृति है, विभिन्न विभिन्न आकृतियों में हमें तारा देखने को मिलता है। ओके, तो इन तारों की जो आकृति होते हैं इसी को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। तारों द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल, याद रखिएगा। और इसका आपको कुछ उदाहरण देखने को मिलेगा, यानी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि अर्सा मेयर और बिग बियर क्या है। अर्सा मेयर और बिग बियर क्या है? तो जो अर्सा मेजर है और बिग बियर है नक्षत्र मंडल है, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और नक्षत्र मंडल मतलब क्या हमने जाना कि नक्षत्र मंडल का मतलब होता है तारों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ। ओके, बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं नक्षत्र मंडल को। जैसे कि एक है सप्तऋषि जिसमें 7 तारों का हमें समूह देखने को मिलता है। ओके, जो कि अर्सा मेजर का ही भाग है। सप्तऋषि जो तारों का समूह है यानी नक्षत्र मंडल है वो अर्सा मेजर का ही एक भाग है। आगे चलते हैं। अपने परिवार या पड़ोसी को इसके बारे में, यानी हम सुने हैं इसके बारे में बहुत ऐसे पुरानी कथाएं हैं। ओके, तो इसको हम उतना ध्यान नहीं देंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। प्राचीन समय में लोग जो है रात में
दिशा का निर्धारण करने के लिए एक तारा को चुनते थे, जिसको हम कहते हैं क्या, ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारा है जो कि स्पेशल हमें उत्तर दिशा को बताता है, यानी उत्तर दिशा में उगने वाला एक ऐसा तारा है जो कि हमेशा उत्तर ही दिशा में आपको देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं ध्रुव तारा। और इस तारे के माध्यम से प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण करते थे कि इस तरफ उत्तर है तो चलते हैं इस तरफ, और वहाँ पर हम जाकर अपना जो है जमावड़ा या युद्ध करेंगे। प्राचीन काल में ऐसा ही होता था। तो ध्रुव तारा दिशा का निर्धारण करने में एक प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। आगे चलते हैं। जो ध्रुव तारा है हमें हमेशा आसमान पर एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को आसानी से जान सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि 7 तारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये है सप्तऋषि तारे यानी नक्षत्र मंडल, और इसके सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा ध्रुव तारा है। तो सप्तऋषि का जो ये नीचे का 2 तारा नज़र आता है, इसका जो सेंटर लाइन अगर हम खींचेंगे तो आपको ध्रुव तारा मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। चित्र जो कि हमने आपको समझा दिया, आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है जिसमें उसके पास प्रकाश भी नहीं होता है और ना ही ऊष्मा होता है, यानी हम कहें मुख्य रूप से कि उसके पास वो गैस मौजूद नहीं होता है, जिस कारण से वो प्रकाश को या फिर ऊर्जा को उत्सर्जित करने में असक्षम रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे उस खगोलीय पिंडों के बारे में कि उसमें मुख्य रूप से वो गैस मौजूद नहीं होता है जो तारों में उपस्थित होते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो प्रकाश के तारे से क्या होता है, प्रकाश के कहें कि तारों की प्रकाश से उत्सर्जित एनर्जी यानी कहें कि चमकता है। ओके, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाता है। हमारा जो पृथ्वी है उसके पास भी ऐसा कोई गैस मौजूद नहीं है जिससे कि वो ऊष्मा को या फिर प्रकाश को उत्सर्जित कर सके। वो चमकता है सूर्य के माध्यम से। ऐसे हमारे जो सौर मंडल है जिसमें आपको ग्रह देखने को मिलता है, सोम मंगल बुध, ये सब ग्रह है, ये सब चमकते हैं सूर्य के माध्यम से। एकमात्र सूर्य ही है जो कि उसको ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो हमने क्या जाना, वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास ऊर्जा और ऊष्मा मौजूद नहीं होती है उसको हम कहते हैं क्या, ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेट का अर्थ क्या होता है, प्लेनेट का अर्थ होता है परिभ्रमक, जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। आगे चलते हैं कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक प्रकार का ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं जो ऊष्मा है सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा सूर्य। ओके, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसा कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई आपको प्रतीत होगा। अगर हम पृथ्वी को बहुत ही दूर से देखें तो ये भी चंद्रमा जिस प्रकार रात में आपको लाइट थोड़ा सा उसमें देखने को मिलता है, उसी प्रकार पृथ्वी से भी आपको लाइट चमकती हुई प्रतीत होगा। ओके, आगे चलते हैं। कुछ रोचक तथ्य यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि बृहस्पति, शनि या फिर कहें जो यूरेनस है, इसके चारों ओर एक छल्ला हमें देखने को मिलता है। छल्ला का मतलब ये मान लीजिए कि पूरा पृथ्वी है तो इसके चारों ओर एक अदर हमें बॉर्डर देखने को मिलता है जिसे हम छल्ला कहेंगे। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई होती है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। ओके, चलते हैं। ये तो शनि ग्रह है, उसमें हमें बहुत ही आसानी से देखने को मिलता है जो छल्ला होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो छल्ला आखिर कौन सा है। जैसे कि यही चित्र आ गया है और यहाँ पर जो शनि ग्रह है, यहाँ पर आपको ये जो सर्कल नज़र आ रहा है इसी को छल्ला कहा जा रहा है। और इस छल्ले को पृथ्वी से आसानी से एक दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं। इस चित्र को थोड़ा सा अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सूर्य है
पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है और इसके चारों ओर बहुत ऐसे ग्रह हैं जो परिक्रमा करते हैं। उदाहरण आपके सामने अगर रखें तो बुध हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, साथ ही साथ बृहस्पति, ओके एक मिनट, बृहस्पति, यूरेनस, शनि और नेपच्यून। ओके, तो इस चित्र में हमें थोड़ा सा आपको बताने में काफ़ी कष्ट हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा ही हो गया है। चलते हैं आगे और जानते हैं कि आसमान में दिखाए जाने वाले चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। यह हमारे पृथ्वी का एक सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा है यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मान लीजिए कि सूर्य है, एक मिनट, ये मान लीजिए कि सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन, चंद्रमा। ओके, हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा को प्राप्त करते हैं तथा इसमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। जैसे कि पृथ्वी के पास अपना चंद्रमा है। ओके, चलिए यहाँ पर जानते हैं, क्या आप जानते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी का आज हमारा पहला सेशन है, यानी ज्योग्राफी क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है इसका पहला वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद हिस्ट्री के भी जितना वीडियो है जाकर देखिएगा, तभी आपको पूरा एनसीईआरटी वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। ओके, चलिए चलते हैं वीडियो में वापस। तो पौराणिक रोमन कहानियों में जो सोल है, सोल का अर्थ होता है सूर्य का देवता। सोल का मतलब क्या होता है, सोल का मतलब होता है सूर्य का देवता। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। सूर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द आपको लिखना है, जैसे सोलर सिस्टम, सोलर पैनल। ओके, इस प्रकार के आप हो सके तो थोड़ा कष्ट कीजिएगा ताकि ये सब चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे। आगे चलते हैं। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, इन सब को मिलाकर हम इसको क्या कहते हैं, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं इसको सौर मंडल। उसे हम सौर मंडल परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, जिसका मुखिया होता है सूर्य। तो सौर मंडल का मुखिया कौन है, सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। चलिए सूर्य के बारे में जान लेते हैं कुछ। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यंत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके माध्यम से सूर्य अन्य ग्रहों को अपने ओर खींचता है और इससे सौर मंडल का निर्माण होता है। ओके, सूर्य जो है सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यंत तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सूर्य से हम बहुत ही दूर में स्थित है। सूर्य से हम बहुत ही दूर में स्थित है, जिस कारण से इसका जो ऊष्मा है, तेज ऊष्मा है। आपको पता है कि जो सूर्य का कोरोना है, इसका सरफेस का जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि सबसे नज़दीक का जो तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी अगर हम कैलकुलेट करें तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ओके, चलते हैं आगे, कुछ ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, यानी सूर्य से अगर हम दूरी के हिसाब से जाए, यह सूर्य है और सूर्य से कितना दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो ये क्रम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा आता है बुध ग्रह, फिर आता है शुक्र ग्रह, ओके, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर आता है बृहस्पति, देन आता है शनि और यूरेनस और नेपच्यून। तो ये कुछ ग्रह आपको सौरमंडल में देखने को मिलता है। सौरमंडल में अन्य भी ग्रह मौजूद थे, लेकिन उसको हटा दिया गया है सौरमंडल के कैटेगरी से, ग्रह के कैटेगरी से। तो आपको अगर
इन ग्रहों की नाम याद नहीं रहता है तो आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इसका जो प्रत्येक फर्स्ट का लेटर है इसके अनुसार ही जो ये ग्रह है इसको व्यवस्थित किए गए हैं। जैसे एम से मरकरी होता है और वेनस होता है, अर्थ होता है, और एम से मंगल को हम क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं, जुपिटर हो गया। तो इस प्रकार सभी ग्रहों को इस फॉर्मूले के अनुसार या फिर कहें कि ट्रिक में व्यवस्थित किया गया है ताकि उन बच्चों को जो कि इन सौर मंडल के ग्रहों को याद करने में असमर्थ रहते हैं, आपको आसानी से याद रहेगा। और एक बार हम चलिए इसको पढ़ते हैं सेंटेंस को। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ओके, एक बार पढ़ते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा कि उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं। शब्दों की उत्पत्ति से मतलब क्या है? ऐसे बहुत से शब्द जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरे भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी का अंग्रेजी शब्द जो कि ज्योग्राफी है, ये एक अंग्रेजी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला कौन कौन सा है? पहला है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिक या का मतलब होता है लिखना। तो आपको इससे संबंधित और भी कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे जैसे जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोआइड। तो देखिए, जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का पृथ्वी का मापना, और जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो। ओके, आगे चलते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस चित्र में आपको समझ, यहाँ तो उतना कुछ खास नहीं दिया हुआ है। ये सेंटेंस बोल रहा है कि जो पृथ्वी के सौर मंडल के 8 ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित पथ पर करता है। निश्चित पथ से आस्य यानी मतलब है कि ये जो हमारा सूर्य है इसके इसी सीमा के अंदर ये ग्रह जो है परिक्रमा करेंगे। ऐसा नहीं कि इस साल ये इस पथ पर गति कर रहे हैं तो अगले साल इस पथ पर गति करेंगे। ओके, ऐसा नहीं करते हैं। इसका जो पथ है यानी रास्ता है वो फिक्स होता है। ये इसी रास्ते पर चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। और अगर कहें कि इसका रास्ता का आकार कैसा है तो हम कहेंगे कि दीर्घवृत्तकार है। दीर्घवृत्तकार का मतलब होता है कि ये प्रॉपर गोल ना होकर अंडा का आकार का है। अंडा आप लोग देखे हैं थोड़ा सा चपका हुआ रहता है, तो उसी प्रकार के आकृति को हम कहते हैं दीर्घवृत्तकार। ओके, ये कक्षा कहलाते हैं, यानी जिस रूट पर पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसको हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का उपग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में वह केवल 88 दिन ही लगाता है। और शुक्र जो है पृथ्वी का समान है, इसलिए जो शुक्र है उसको हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह ही कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है और आकृति है लगभग पृथ्वी के समान ही देखने को मिलता है। अभी तक जो प्लूटो है इसे भी ग्रह माना जाता था। अब तक जो है प्लूटो है इसको भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी एक बैठक की अगस्त 2006 में, और यह निर्णय लिया कि जो एक खगोलीय पिंड है जिसका नाम है प्लूटो, इसको बौने ग्रह के लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसे गतिविधि कर रहा था जो कि ग्रह कहने के योग्य नहीं था। ओके, आगे चलते हैं। आइए जानते हैं और कुछ चीज़, जैसे कि खगोलीय शास्त्र का मतलब क्या होता है। तो खगोलीय शास्त्र का मतलब होता है खगोलीय शास्त्री किसे कहते हैं? तो खगोलीय शास्त्री हम उसे कहते हैं जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और जो आर्यभट्ट हैं जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, भारत के एक महान खगोलीय शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि जो सभी ग्रह हैं और तथा चंद्रमा है सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं।
आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि जो ग्रह हैं एवं साथ ही साथ जो चंद्रमा है वो सो जो चमक रहा है, किसके कारण चमक रहा है? सूर्य के कारण चमक रहे हैं। आज विश्व के सभी भागों में जो खगोलविद है ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर हम रहते हैं। पृथ्वी की जानकारी हमें, और ये जो ज्योग्राफी है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको जितना भी चैप्टर अब मिलेंगे सब कहे तो ज्योग्राफी का जो कि पृथ्वी से ही संबंधित है। ओके, सूर्य से दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा है और दूरी के हिसाब से यह तीसरा है और आकृति के हिसाब से, आकार के हिसाब से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिए, दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार के हिसाब से पांचवा। यह धुरी के पास थोड़ा चपटा हुआ आपको मिलेगा, जिस कारण से इसकी जो आकृति है भू आब कही जाती है। जो ध्रुव है, ध्रुव का मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर थोड़ा सा आपको चपटा हुआ मिलेगा। चपटा हुआ का मतलब थोड़ा सा दबा हुआ मिलेगा, जिस कारण से इसकी जो आकृति है गोल ना होकर थोड़ा सा चपटा हो गया है, जिस कारण से उसको हम कहते हैं भू आब आकृति। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार का। ओके, तो भू आब का क्या अर्थ है? पृथ्वी के समान आकार का। तो हम आकर जो कि अपने मैदान पर यानी गांव में के जो मैदान होता है, फील्ड होता है, हम इसको फील्ड ही कहते हैं। यहाँ पर आकर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको पक्षी की आवाज़ या फिर थोड़ा मंदिर में अभी भजन बज रहा है, इसका आवाज़ अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। हम अपना स्टूडियो जल्द ही बनाने के कष्ट करेंगे, अगर आपका प्यार सपोर्ट हमारे इस चैनल पर बना रहा तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके कुछ फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जिसको भी एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत है या फिर कहें कि यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसको इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा। चलते हैं आगे। और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति हमें केवल पृथ्वी पर ही देखने को मिलती है। जितना भी ग्रह है आपको जीवन कहीं देखने को नहीं मिलेगा सिवाय पृथ्वी के। पृथ्वी का वातावरण कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। यहाँ पानी और वायु आपको देखने को मिलता है, जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए जो हमें गैस मिलती है वो सब गैस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया ऑक्सीजन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट गैस है किसी भी जीव के लिए। इन्हीं कारणों से जो पृथ्वी है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? जीव है। अंतरिक्ष से देखने पर जो हमारा पृथ्वी है थोड़ा सा नीला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ के जो 2/3 भाग है आपको पानी देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। 2/3 का मतलब क्या है जानते हो? 2/3 का मतलब है कि 75 भाग में 50 भाग ये पानी ही पानी है। चलते हैं आगे और चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे पहले अगर यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य दिया हुआ है तो इसको भी थोड़ा निपटा लेते हैं। क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? चलते देखते हैं। जो प्रकाश की गति है, ये गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसी गति के बावजूद जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। इसको याद रखिएगा कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, और पृथ्वी तक पहुंचने में इसको कितना स्पीड से आना पड़ता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ये आता है, तो ये 8 मिनट में पहुंच पाता है। और ऊपर हमने देखा कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर जो सूर्य है ये मौजूद है। आगे चलते हैं, कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ओके, तो कौन था वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखा था? 20 जुलाई 1969। कब? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखा था। चलिए अब हम चलते हैं और चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं।
चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास का केवल एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। यानी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी कहें कि 100 भाग का 4 से अगर भाग दे दें तो ये होगा कितना, आपको बताना है कि 25 जो है वो से केवल इसका व्यास है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 यूनिट ही समझिए कि 100 यूनिट अगर पृथ्वी का व्यास है तो 25 यूनिट केवल केवल चंद्रमा का व्यास कितना है, 25 है। तो इससे 3 गुना जो पृथ्वी है इसका व्यास देखने को मिलता है। आगे चलते हैं कि इतना बड़ा इसलिए प्रतीक होता है, जो चंद्रमा है वो इतना बड़ा इसलिए प्रतीक होता है या दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक स्थित है। पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक स्थित होने के कारण ये इतना बड़ा दिखाई देता है। उदाहरण हम आपको बता दिए कि जो हवाई जहाज़ होता है, जब हम उसको हवाई अड्डे में देखते हैं तो काफ़ी बड़ा प्रतीक होता है, और जैसे जैसे हवाई जहाज़ दूरी तय करता है तो उसका जो शेप है, और कहें कि हम कहें कि वो दिखाई देता है बहुत ही छोटा। ओके, तो इस प्रकार जो चंद्रमा है ये भी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, जिस कारण से ये हमें बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह हमारे जो ग्रह है यानी पृथ्वी है एवं अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक है। कितना नज़दीक है उसको भी जान लेते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का दूरी कितना है। तो इसके बीच का दूरी है मात्र 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर याद रखें। यहाँ पर इसी वीडियो में फैक्ट को याद करते चलते हैं। 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर क्या है, ये दूरी है किसके बीच का, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का दूरी है। ओके, याद रखिए 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि कितना दूरी है। वहाँ हमने देखा था पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, और यहाँ पर मात्र 3,84,400 किलोमीटर। इसका अंदाज़ा आप लगा लिए होंगे। चलते हैं आगे, और उपग्रह क्या होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ओके, तो उपग्रह का मतलब क्या होता है, यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, वहीं ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और मानव निर्मित उपग्रह का मतलब होता है यह एक कृत्रिम रूप से बनाया गई वस्तु है, पिंड है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। और ये जो पिंड है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, या फिर कई ऐसे भी उपग्रह है जो ब्रह्मांड के चारों ओर घूमता है और ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी की जो जीवन है इसको सुविधा मिल सके। ऐसे ही कुछ मानव निर्मित उपग्रह आपको नीचे देखने को मिलेगा। इनसेट हो गया, IRS हो गया, और एडुसेट हो गया। इनसेट, एडुसेट और IRS, इनसेट, एडुसेट और IRS ये कुछ मानव निर्मित यानी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए उपग्रह है, जिसका उपयोग वैज्ञानिक लोग पृथ्वी के भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए, क्लाइमेट को जानने के लिए उपयोग करते हैं, या फिर कहे कि संचार के लिए भी इन्हीं उपग्रहों का सहारा लिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितना दिन में कंप्लीट करता है, 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतना ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा लेता है। अक्ष का मतलब आप इसको थोड़ा सा विस्तार से जानिए कि जो ये जो हमारा चंद्रमा है ये 27 दिन में इस पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। साथ ही साथ ये अपने अक्ष पर भी पूरा 27 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। इसमें भी पूरी तरह से एक राउंड ये घूम जाता है, जिस कारण से इसका एक ही भाग हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है।
ओके, अगर हमारे पास लाइव आप पढ़ते हैं या फिर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो आपको इतना मस्त हम समझाते हैं कि मत पूछिए। जैसे कि आप मेले में कभी घूमे होंगे तो आप ये उदाहरण आपको हम समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अगर हम आपके समक्ष होते, अगर आपका चेहरा या फिर आप अगर हमको देख पाते तो आपको हम बहुत ही विस्तार से समझाते कि आखिर ये जो कह रहा है ये कहना क्या चाहता है। तो इसको इस प्रकार लिखिए कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में घूम लेता है, साथ ही साथ ये अपने आप में भी 27 दिन में घूम लेता है। बस शॉर्टकट यही है 100 बात का एक बात। आगे चलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो चंद्रमा है इसका एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा क्योंकि जो चंद्रमा है 27 दिन में अपने अक्ष पर भी घूमता है, साथ ही साथ पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन में घूम जाता है। आगे चलते हैं। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी चंद्रमा पर जीवन नहीं रह सकता है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हमें देखने को मिलता है। चंद्रमा के सतह पर हम क्या क्या देखने को मिलता है हमें, तो उसमें हमें पर्वत, मैदान और गड्ढे देखने को मिलता है। और ये गड्ढे, ये पर्वत आपको उस दिन दिखाई दिया जाता है या दिखाई पड़ता है जिस दिन पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा का मतलब होता है जिस दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, यानी चंद्रमा हमें गोल मोल दिखाई देता है, उस रात को हम कहते हैं पूर्णिमा। आगे चलते हैं और क्षुद्र ग्रह को जानते हैं। क्षुद्र ग्रह दिखने में कुछ आपको इस प्रकार नजर आएगा। इसका कोई शेप और साइज नहीं होता है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। इसका साइज हम नहीं कह सकते कि ये गोल होगा, चपटा होगा, त्रिभुजाकार होगा, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन इसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके, तारे, ग्रह तथा उपग्रहों के अतिरिक्त हमें असंख्यक कुछ छोटे छोटे पिंड देखने को मिलता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इन पिंडों को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्ष के बीच में पाया जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के कक्ष पे देखने को आपको इस प्रकार मिलेगा। देखिए ये है मंगल ग्रह। कौन सा मंगल ग्रह है? ये वाला है मंगल ग्रह, ये वाला है बृहस्पति ग्रह। और इसके बीच में आपको जो देखने को मिल रहा है ये थोड़ा धुंधला सा ब्लर हुआ पट्टी, इसी पट्टी को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। और इस पट्टी में आपको असंख्यक क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है। ओके, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में मौजूद है? बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के बीच में मौजूद है। आगे चलते हैं और हम लोग थे क्षुद्र ग्रह में। क्षुद्र ग्रह में हम लोग थे, हमने चित्र के माध्यम से जाना। वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह हैं, ग्रह के ही भाग होते थे जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जो क्षुद्र ग्रह हैं ये किसी न किसी समय ग्रह के ही भाग हुआ करते थे, लेकिन जब विस्फोट हुआ तो ये ग्रह से अलग होकर एक अलग ही नाम रख लिया जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहेंगे। ओके, चलते हैं उल्का पिंड की ओर। उल्का पिंड आखिर क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को हम उल्का पिंड कहेंगे। तो सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पिंड है, छोटे छोटे पत्थर हैं, उसको हम कहेंगे उल्का पिंड। लेकिन क्षुद्र ग्रह कौन सा है? क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर मंगल एवं बृहस्पति के बीच में एक घूर्णन कर रहा है उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। लेकिन उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी जो प्रवृत्ति है लगता है कि ये बस पृथ्वी पर गिरने ही वाला है, लेकिन जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके वायु से ये घर्षण करके ये जल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें चमकदार प्रकाश देखने को मिलता है। कभी कभी ये जब पृथ्वी के सतह पर गिरता है तो हमें वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे होते हैं, आकाशगंगा ये एक्चुअल में है, उल्का पिंड भी कुछ इसी प्रकार देखने को मिलता है। वो छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
आगे चलते क्या आपने तारे वाले खुले आसमान में एक और दूसरे ओर फैली छोटी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? तो ये तो नहीं नज़र उतना कुछ आता है हमें। यह लाखों तारों का समूह होता है। इन लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं हम? आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा का मतलब होता है कि तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे मिल्की वे। ओके, आकाशगंगा को इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। तारों के छोटे छोटे समूहों को, बड़े बड़े समूहों को हम आकाशगंगा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको तारों का बहुत ही ज़्यादा समूह देखने को मिलेगा। हमारा जो सौरमंडल है इस आकाशगंगा का ही भाग है। तो हमारा जो सौरमंडल है जहाँ पर सूर्य के अलावे अन्य 8 ग्रह देखने को मिलता है, कुछ उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह, कुछ उल्कापिंड देखने को मिलता है, तो ये सब इसी आकाशगंगा का ही भाग है। प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। यानी इसकी जो कल्पना है इसको हम प्राचीन समय में कहते थे कि ये एक नदी है जिसमें प्रकाश बह रही है। ओके, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा रखा। आकाशगंगा रखने का नाम क्यों पड़ा? अब आप आसानी से हम बता सकते हैं कि आकाशगंगा इसलिए रखा गया क्योंकि ये गंगा नदी के जैसा बह रहा था और उसमें चमक आ रही थी, कुछ ऐसे प्रकाश बह रहा था, लेकिन ये नदी जैसा बह रहा था। ओके तो आकाशगंगा, गंगा यानी भारत में नदी है, नदी बहती है, तो उस प्रकार आकाश में भी कुछ इस प्रकार का ये प्राचीन समय में बह रहा था, लेकिन उससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारे, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड का निर्माण लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर बनती है। आकाशगंगा का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर बहुत तारों का समूह मौजूद होता है। ओके, तो ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना इतना कठिन है, वैज्ञानिक अभी भी इनके बारे में इतना जानकारी एकत्रित नहीं कर पाए हैं। अभी इनको और भी आकाशगंगा, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलनी बाकी है। इसके आकार के संबंध में हमें कई जानकारी अभी मिलना और भी बाकी है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम जो पृथ्वीवासी है इन्हीं ब्रह्मांड का हिस्सा है। वही ब्रह्मांड, एक ही ब्रह्मांड की ये बात कर रहा है जिसमें हम रहते हैं। ओके, तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई है, आप में से कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है, कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है मेरा, जो कि पृथ्वी में है। और पृथ्वी किसका हिस्सा है? सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल आकाशगंगा का हिस्सा, आकाशगंगा किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। ओके, और देखते हैं और है तो नहीं। अब हम अभ्यास प्रश्न में आ गए हैं और आपसे उम्मीद है कि आप इन अभ्यास प्रश्नों को कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको बहुत ही इजी वे में इस पाठ को समझाने में समर्थ हुए हैं। चलिए मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं ताकि आप इन अभ्यास प्रश्नों को इजीली कर पाएंगे। तारों और ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है? तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रह है, आप इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में, तभी आपको याद रहेगा। जो तारा होता है इसमें अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य का परिवार, जहां सूर्य के अलावे अन्य हमें 8 ग्रह देखने को मिलता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम आपको बताना है, जो कि हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझा था। माई वेरी एफिशिएंट मॉम से नाम से कुछ हम आपको ऊपर बताए थे। आप इस वीडियो को और एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जीवन मौजूद है। बाद बाकी जितना भी सौरमंडल में पृथ्वी के अलावे अन्य ग्रह हैं उसमें जीवन नहीं है, जिस कारण से पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हम हमेशा जो चंद्रमा है इसका एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो चंद्रमा है ये 27 दिन में पृथ्वी के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूम लेता है।
आपका आंसर क्या रहेगा कि जो चंद्रमा है ये 27 दिन में अपने अक्ष के साथ साथ पृथ्वी का भी एक चक्कर लगा लेता है, जिस कारण से चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। ब्रह्मांड क्या है? आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है और इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को काफ़ी कम हुई है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस ब्रह्मांड की खोज हुई है उसी में हम रहते हैं। ओके, चलिए अब आपको टिक आउट करना है, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिले हैं, इसको आप बताना है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र को, बृहस्पति या शनि को? तो शुक्र ग्रह है। जो सूर्य से तीसरे नंबर का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरे नंबर का नज़दीक का सबसे ग्रह कौन सा है? तो नज़दीक के हिसाब से हम देखे थे जो पृथ्वी है सबसे नज़दीक का ग्रह है, लेकिन वज़न के हिसाब से जो पृथ्वी है ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। वज़न के हिसाब से, आकृति के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, लेकिन नज़दीक के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो हमने देखा था कि ये वृत्तकार पथ पर चक्कर लगाता है। वृत्तकार का मतलब अंडा जैसा थोड़ा सा चपटा हुआ आकृति में ये चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी का, सूर्य का। ओके, जो ध्रुव तारा है यह किस दिशा में उगता है? यानी जो ध्रुव तारा है ये किस दिशा को संकेत करता है? तो हमने जाना कि ये हमेशा उत्तर दिशा को ही संकेत करता है। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है? तो ये प्रश्न भी आप कर पाएंगे। इसका आंसर रहेगा मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रह है ये पाए जाते हैं। खाली स्थान को आप भर के हमें कमेंट में बताने का थोड़ा कष्ट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले और भी वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और आपके सगे संबंधियों को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा जो वॉच टाइम है बहुत ही जल्द कंप्लीट हो सके, मैं अपने लिए एक स्टूडियो को बना सकूं। अगर आप हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर उसमें देख पाएंगे कि मैं फील्ड में आकर वीडियो बनाता हूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है अगर आप हमारे ब्लॉग वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ जाते हैं तो। ओके, क्योंकि ये जो मेरा चेहरा है काफ़ी नया है, आज तक पहुंचने में काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ा है और 2-3 अगर आप फ्रेंड को जोड़ दीजिएगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। ओके, कल हमारी मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है। बाय बाय,